नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 के लिए जारी सिलेबस के अनुरूप भारतीय इतिहास को कंप्लीट कराया जा चुका है। आज के इस पार्ट में आप भारतीय इतिहास के अभ्यास प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि भारतीय इतिहास के अतिरिक्त आपके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी दिया गया है, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश तथ्यसार को कंप्लीट कराया जा चुका है और घटनासार की जो नवीनतम अंक 3 आ चुका है उसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। उसके लिए अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। यहां पर जो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहां पर आपको एक बात और याद रखनी होगी कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार प्राप्त हुए हैं, पानी के लिए नालियों की व्यवस्था दिखी है और इसके अतिरिक्त घरों में शौचालय के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो यहां पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें आपका सबसे सही विकल्प होगा सी, अज्ञात, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता से लिपि प्राप्त हुई है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट किसी विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए आपका यहां पर विकल्प सी सही होगा। यहां पर आपको एक बात और याद रखनी होगी कि ये जो भाव चित्रात्मक लिपि की बात की जा रही है ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यहां पर आपको प्रश्न संख्या 2 में इन पॉइंट को ही केवल याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प सी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ है वो है मृतकों का टीला और इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, धान्यागार, यानी मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ा भवन प्राप्त हुआ है वो कौन सा प्राप्त हुआ है, धान्यागार, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। यहां पर मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं। इसमें अगर हम धान्यागार की बात करें तो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा ये सबसे बड़ा भवन है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर की अगर लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर और पूरब से पश्चिम की अगर चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर है। यह भी बात याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो दूध और उसके उत्पाद थे, यानी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प बी। याद रखिएगा, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि प्रमुख था। इसके अतिरिक्त यदि आप ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में दूध में यव अर्थात जौ डालकर क्षीर पकोदन और दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ जौ के सत्तू को दही में डालकर करंभ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। याद रखिएगा, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में करंभ नामक भोज्य पदार्थ के बारे में पूछा गया है, तो जौ के सत्तू को दही में डालकर करंभ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। याद रखिएगा, ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था। तो आपका सही जवाब होगा, यहां पर प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी जौ। जौ जिसे यव भी कहते हैं, ये अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला अन्न है, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तब आपका जवाब होगा, यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प डी, तांबा, यानी वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। याद रखिएगा, ये तो आपने जान लिया कि वैदिक लोगों द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो था तांबा। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन समस्या यह है कि इस आयस नामक धातु के बारे में पहचान नहीं की जा सकी है, यानी इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वानों ने बताया कि यह तांबा, कांसा या लोहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहे के बारे में जानकारी उत्तर वैदिक काल में हुई है। अगला प्रश्न देखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक लोगों को सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ और ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तब यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि आप 4 वेदों में से
अथर्ववेद को हटा दें तो जो 3 वेद बनते हैं इनको वेद त्रयी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जब आप क्लास पढ़ रहे थे तब आपने देखा था कि अशोक के रुमनदेही अभिलेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह प्रश्न मैंने पॉइंट आउट भी कराया था आपको, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा विकल्प ए। यहां पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि अशोक के रुमनदेही लघु स्तंभ से इस बात का पता चलता है कि वो अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम गए थे और उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई, शिला स्तंभ गढ़ा गया और वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अतः लुम्बिनी नामक ग्राम पर जो भूमि कर लगता था उसको घटाकर 1/8 कर दिया गया। ये सभी बातें आप क्लास में पढ़ भी चुके हैं, यहां पर आपका साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा और आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सा फैक्ट हम मिस कर पा रहे हैं, उसको आप आगे पढ़ते समय रिवीजन में विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा बुद्ध शाक्य से संबंधित थे, यानी आपका प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अब आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और जो इनके पिता शुद्धोधन थे ये शाक्य गण के मुखिया थे। इसका मतलब कि बुद्ध किस वंश से संबंधित हुए? शाक्य वंश से। इसलिए आपका 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? तब आपका जवाब होगा प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प होगा सी, राजगृह में। याद रखिएगा ये जो प्रथम बौद्ध परिषद है इसका आयोजन सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और इस प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है ये महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे प्रश्न संख्या 13 देखिए, पूछ रहा है कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जब आप जैन धर्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। यहां पर विकल्प में वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प बी। यहां एक बात और याद रखिएगा, ये जो भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। यहां पर दूसरी बात याद रखिएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पहले ही बता दिया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इस आधार पर प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी आपका प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, ऋषभदेव। अगला देखिए, पूछ रहा है कि महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? तब आपका सही जवाब क्या होगा? पावा में। यानी महावीर स्वामी का निधन कहां पे हुआ था? पावा में हुआ था। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अब यह प्रश्न उठता है कि यह पावा कहां पर है? तो याद रखिएगा पावा मल्ल महाजनपद की राजधानी है, यहीं पर महावीर स्वामी का परिनिर्वाण हुआ था और पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, अंग। एक बात और याद रखिएगा, ये जो जैन साहित्य है इसको आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुपयोग सूत्र आते हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो विकल्प ए में त्रिपिटक दिया गया है यह बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको कभी यह पूछा जाए कि जैन साहित्य को और आपके विकल्प में आगम दिया रहे तो आप आगम को सही टिक करेंगे। ठीक है, और इस आगम के अंतर्गत ये 12 अंग होते हैं जो कि विकल्प में दिया था, इसलिए प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब विकल्प डी सही हो गया। अगला देखिए, यहां पर थोड़ा सा प्रश्नों को घुमा के पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छा हो तो आप इन सभी प्रश्नों को इजीली कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, कलिंग युद्ध। यानी 17 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। याद रखिएगा अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी उसमें भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है
जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था, तब आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा विकल्प ए। यानी सम्राट अशोक यानी मौर्य राजा अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो सम्राट अशोक थे, इनके अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया। मास्की, गुर्जरा और निट्टूर और उदय गोमल लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक उल्लेखित है, तो याद रखिएगा मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदय गोमल लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। और याद रखिएगा पुराणों में उसे अशोक वर्धन नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यानी यहां पर सीधा प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध के बारे में किस अभिलेख में वर्णन है, तब आपका जवाब क्या होगा? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। यानी प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट विवरण मिलता है। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी में ये ईसा पूर्व ये घटित हुआ था। और इस अभिलेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप भी व्यक्त किया है और युद्ध को त्याग करने की घोषणा की। अगला देखिए, और अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेख में किस लिपि में खुदे हुए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें कौन सी लिपि है? अधिकतर अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए और तक्षशिला, लघमान अभिलेख आर्मेइक लिपि में लिखे गए हैं। शेरकुना अभिलेख आर्मेइक लिपि और ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, ये सभी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यानी आप एक शब्द में यह कह सकते हैं कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। और जो मैंने विशेष तौर पर जगहों का जिक्र किया और वहां पर कुछ अलग लिपि में लिखे गए, यहां से भी सीधे प्रश्न बनते हैं। और मुख्य तौर पर शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख को याद रखिएगा कि यह खरोष्टी लिपि में लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का इस अर्थ स्पष्ट किया था? तब आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, जबकि सबसे पहले 1750 में टीफेन थेलर महोदय द्वारा इसको खोजा गया था। और जो सबसे पहले टीफेन थेलर द्वारा खोजा गया अभिलेख था वो दिल्ली मेरठ अभिलेख था। ये दो बातें याद रखेंगे। याद रखिएगा, प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आपको दो बातें केवल याद रखनी है कि सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, और एक बात और याद रखनी है कि सबसे पहले 1750 में टीफेन थेलर के द्वारा जो खोजा गया अभिलेख था वो था दिल्ली मेरठ अभिलेख। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस प्रसिद्ध शासकों को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी जो अशोक है इस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। 22 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो आपका सही जवाब होगा गुप्त काल में। यानी किसके द्वारा? ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था मेहरौली का लौह स्तंभ। इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर दिया भी है कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी उनका नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। एक बात और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ने विक्रमांक, अगर कहीं पर विक्रमादित्य या विक्रमांक शब्द का प्रयोग हो तो आप सीधा विकल्प चंद्रगुप्त द्वितीय का सही मानेंगे। यहां पर 24 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां एक बात और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन काल था यह गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था
और हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र कहते हैं, यानी प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा विकल्प डी, समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है और समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी। यहां पर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया लिच्छवी दहित्र किस अभिलेख में दिखा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसको भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। यानी प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा विकल्प बी, पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिएगा, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी है वो थानेश्वर थी। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। बाद में उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? थानेश्वर। यहां पर एक प्रश्न और पूछता है कि किसके द्वारा राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की गई? तब आपका जवाब क्या होगा? हर्षवर्धन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? तब आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। मिहिर भोज ने, जो कि एक प्रतिहार राजा था, उसने प्रभास की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा विकल्प ए। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो मिहिर भोज था यानी मिहिर भोज प्रथम, ये रामभद्र का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था और इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक। और एक बात और याद रखिएगा कि मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ और इसने 50 वर्षों तक शासन किया। और एक और महत्वपूर्ण बात कि भोज वैष्णव धर्मानुयायी था और उसने आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधि धारण की थी। यानी आदि वराह भी पूछे तब भी आपका जवाब क्या होगा? मिहिर भोज। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तब आपका सही जवाब क्या होगा? 13वीं शताब्दी में। यानी आपका विकल्प यहां पर बी सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार था, इसका निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश के द्वारा। यानी प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण आरंभ कराया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक? 1206 से 1210 तक। यानी आपका विकल्प यहां पर 13वीं शताब्दी बिल्कुल सही है। एक बात और याद रखिएगा, कुतुब मीनार का जो नाम है यह प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। और एक और महत्वपूर्ण बात, निर्माण वर्ष के अनुसार यह कब का है? 13वीं शताब्दी का है। और यदि यह पूछा जाए कि जो चौथी मंजिल पर जो हानि हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल में काफी हानि हुई थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल का निर्माण और करा दिया गया था। यानी यह भी फैक्ट आप याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 2 अतिरिक्त मंजिलों का भी निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मैंने आपको क्रम भी याद रखने के लिए कहा था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प यहां पर सी सही हो जाएगा। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके पहले कौन था? गुलाम वंश। और इसके बाद में कौन था खिलजी वंश के? तुगलक वंश। इस आधार पर प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, यहां पर गुलाम वंश का भी आप ईयर याद रखेंगे, 1206 से 1290 ईस्वी तक और तुगलक वंश का शासन 1320 से 412 ईस्वी तक। और मैंने अभी आपको अपने एक्सप्लेनेशन में बताया कि खिलजी शासकों का शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से 1320 के बीच। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनियमन प्रणाली का आरंभ किया गया था। यहां पर 33 प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो याद रखिएगा, दीवान ए रियासत, यानी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की व्यवस्था दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यानी प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब होगा विकल्प सी। और लोधी का कार्यकाल 1451 से 1489 तक। याद रखिएगा, उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली के सिंहासन प्राप्त किया था। किसने? बहलोल लोधी ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, बाबर भारत में प्रथम मुगल शासक था। 36 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, बाबर। याद रखिएगा, भारत में मुगल साम्राज्य का यदि संस्थापक भी पूछा जाए तब भी आपका जवाब क्या होगा? बाबर। और मैंने आपको एक बात कहा था कि आप पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, तो यदि पूछा जाए कि बाबर का पूरा नाम क्या है तब आपका जवाब होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की थी वो कौन सी थी? तुर्की नस्ल का चगताई वंश। और एक बात और याद रखिएगा, आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। ठीक है, यानी उसने किस वंश की स्थापना की थी? चगताई वंश की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तब आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, बाबर। इसका भी आपने एक्सप्लेनेशन भी देखा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, यानी जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अब आप इस विकल्प को तलाशिए कि अकबर और हेमू, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। यदि आपसे सन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 5 नवंबर 1556 को पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। और ये अकबर की तरफ से बैरम खां था और हेमू के मध्य लड़ा गया, जिसमें हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। याद रखिएगा, बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। यानी प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब होगा विकल्प ए। और एक बात और याद रखिएगा, यदि यह पूछा जाए कि किसके आदेश पर महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था, तब आपका जवाब होगा अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैजी आदि विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। तो यहां पे आपको दो बात याद रखनी है कि बदायूनी ने तो चलिए इसका फारसी में अनुवाद किया, किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर। और जो इसका फारसी में अनुवाद हुआ वो किस नाम से हुआ? तो रज्मनामा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रामतनु पांडे। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था, इसका संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। और तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था और इसका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो दीन ए इलाही धर्म बनाया गया था अकबर के द्वारा, इसका प्रथम अनुयायी कौन था? बीरबल। और एक बात और याद रखिएगा, सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1882 में दीन ए इलाही यानी दैवी एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया था। और याद रखिएगा, इसका प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस रखा गया था। यानी आपका विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मोती मस्जिद
निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से आगरा में स्थित है। यानी प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, आगरा में। याद रखिएगा, मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। यदि आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तब आपका जवाब क्या होगा? औरंगजेब। ये दोनों बातें सेपरेट याद रखेंगे। आगरा के किले में मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा, और दिल्ली में लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, औरंगजेब जो दूसरों पर लागू करना चाहता था वो स्वयं पर भी अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन में नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। और याद रखिएगा, वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था और इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे। क्या समझते थे? शाही दरवेश समझते थे। और मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम से जानते थे। किसको? औरंगजेब को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। यानी आपका विकल्प 45 का क्या सही हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। बालाजी जनार्दन भानु का मूल नाम, किसका मूल नाम था ये? नाना फडणवीस का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शिवाजी का गुरु कौन था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रामदास। यानी प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। याद रखिएगा, शिवाजी का जन्म 1627 या कहीं कहीं 1630 लिखा रहता है में पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। याद रखिएगा, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोणदेव का था। और इनके गुरु का नाम क्या था? समर्थ रामदास। यानी 46 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तब आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प यहां पर आपका बी सही हो जाएगा। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। और याद रखिएगा, यहां पर कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जाए कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ वो कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा राजधानी रायगढ़ में हुआ था। और शिवाजी के राज्याभिषेक में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट, अथवा उनको क्या कहते हैं? विश्वेश्वर भट्ट, ये भी क्या थे? उपस्थित थे। और इन्हीं के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। और 18 जून 1674 में इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था। अतः तांत्रिक विधि से इनका जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ? 24 सितंबर 1674 को। ये जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ ये किसके द्वारा हुआ था? निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा हुआ था। यानी जो पहला राज्याभिषेक हुआ उसके 4 दिन के अंदर इनकी माता का निधन हुआ, इसलिए तांत्रिक विधि से शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक कराया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तब आपका सही जवाब क्या होगा? लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता था? बाजीराव प्रथम को। ठीक है, यानी बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। और शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था, और वो लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। कौन? बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था। 49 का सही जवाब होगा विकल्प बी। और एक बात और याद रखिएगा, ये बाजीराव प्रथम का पुत्र था और इसका शासनकाल 1740 से 1761 के बीच था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क। यानी प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी बी आंसर यहां पर सही हो जाएगा। यहां एक बात और याद रखिएगा, अल्बुकर्क ने ही 1510 में गोवा जीता और 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया और फारस की खाड़ी में हरमुज पर भी अधिकार किया था। एक बात और याद रखिएगा, अल्मीडा जो था ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो अल्फांसो द अल्मीडा था। लेकिन यहां पर वास्तविक संस्थापक की बात की जा रही है, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था। 51 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, 1849 में। और याद रखिएगा, लाल डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद
1849 यानी 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था और 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई थी। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंधन और चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग दिया गया था। और याद रखिएगा, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब होगा विकल्प सी। याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे। एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि प्रार्थना समाज के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो जाति पात का विरोध, पुरुष और स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर जोर देने के लिए इस समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ धर्म सुधार आंदोलन है और उनके प्रमुख संस्थापक का नाम दिया गया है और उसका मिलान करना है। सबसे पहला नाम है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, यानी पहले को आप बी के साथ मिला लेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, यानी दूसरे को आप ए के साथ मिला लेंगे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी तीसरे को आप डी के साथ सुमेलित कर लेंगे। और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग, यानी चौथे को आप सी के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विलियम जोन्स द्वारा, यानी प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब होगा विकल्प ए, विलियम जोन्स। याद रखिएगा, 1784 में जब हेस्टिंग का समय था, उस समय विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पूर्वी बंगाल के साथ, यानी प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, पूर्वी बंगाल। यानी शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शेर शाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब होगा विकल्प सी, कालिंजर में। याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। इस प्रकार भारतीय इतिहास का अभ्यास प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है। आप सभी निरंतर क्लासेस को कंप्लीट करते हुए रिवीजन जारी रखेंगे। 1 बाय 1 आपके सिलेबस के सभी पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।